एक मिनट रुकिएगा। अगर आप टीचर हो, पेरेंट्स हो या लर्नर्स हो, क्या आप जानते हो कि क्यों आईआईटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से लोग आईएएस, आईपीएस और देश के बड़े-बड़े पदों पर जाते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण जानने के बाद आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो कुछ और नहीं, वो बिल्डिंग नहीं, वो रिसोर्सेज नहीं, वो होता है टीचिंग मेथड। मैंने आपको मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के टीचिंग को बहुत डिटेल में कराया है। आज एक ऐसे लेवल की बात करेंगे, वो लेवल है रिफ्लेक्टिंग लेवल। इस लेवल के अंदर छात्र सिर्फ याद नहीं करते, सिर्फ कंसेप्ट को समझते नहीं, बल्कि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं? तो उसके लिए रिसर्च करते हैं, क्रिएटिव अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं। यानी सही मायने में असली शिक्षा तो रिफ्लेक्टिंग लेवल के टीचिंग से ही मिल पाती है। आज की इस क्लास में मैं रिफ्लेक्टिंग लेवल की कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसके अंदर मैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने वाला हूं। इसके 6 वो पावरफुल ऑब्जेक्टिव जो दिमाग में रखना पड़ता है टीचिंग करने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 4 कौन क्लासरूम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्लासरूम को कैसे अरेंज करें, ये भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस लेवल के टीचिंग के बारे में अगर नॉलेज हो जाए तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप जनरली इमेजिन करते हो। किसी ने खूब कहा था किसी ने खूब कहा था कि खूब मेहनत करो तो क्या होगा, खूब मेहनत करो तो क्या होगा, अगर मेहनत सही जगह पे करो तभी सब कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल where learner develop insights, think critically, analyze situation creatively, and solve problem independently through research and exploration। यानी एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं और वो क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। यानी ये प्रतिबिंबात्मक स्तर का शिक्षण सर्वोच्च स्तर है, जहां छात्र अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं, परिस्थितियों का रचनात्मक विश्लेषण करते हैं और स्वतंत्र रूप से अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। अब आप बोलोगे ये तो या तो प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी, बट हम लोग देसी टाइप के लोग समझते हैं बाइलिंगुअल। तो चलिए वो भी समझा देता हूं। ओवरऑल मैंने जो बताया कि इस लेवल की टीचिंग में आप वो स्टूडेंट जो होता है वो खुद से सोचता है, टीचर उसको हेल्प कर सकता है, उसको मदद कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, बट स्टूडेंट खुद सोचता है। अब ये कैसे सोचता है आगे हम लोग इसी चर्चा करेंगे। उसको खुद रिसर्च भी करना होता है। अभी रिसर्च खुद कैसे कर लेता है कोई बच्चा, किस लेवल का बच्चा होना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट होगा, वो सब कुछ चर्चा करूंगा। टीचर जो है ना गाइड के रूप में काम करता है, सॉल्व नहीं करा सकता, नहीं कराता। यानी एक तरीके से बात करें तो स्टूडेंट यहां पर जो होता है इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। यानी उसे कोई दूसरा मदद नहीं करता, उसे जो मन में आता है उन सबको एक प्रॉब्लम के रूप में लिस्ट करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। कुछ भी की पॉइंट्स जो हमें रिफ्लेक्टिंग लेवल के टीचिंग में जानना चाहिए वो ये होता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब ही होता है थिंकिंग डीपली, यानी उसके बारे में डीप में सोचना, एनालाइजिंग क्रिटिकल, क्रिटिकल एनालाइज करना, क्रिएट सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली, यानी जो प्रॉब्लम आपने ऑब्जर्व किया उसके सॉल्यूशन को इंडिपेंडेंटली क्रिएट करो। 10 स्टूडेंट होंगे, 10 अलग अलग सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। और जब इस सब लेवल यानी स्टूडेंट्स डीपली थिंक करेगा, क्रिटिकली एनालाइज करेगा और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, यही है रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल को एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं, ताकि आपको पहले ये इमेज बहुत इजीली से क्रिएट हो पाए। इन तीनों के लिए एक ही स्टोरी है, बट एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए तीनों अलग अलग लेवल पे कैसे स्टूडेंट्स काम करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, वो है कि गांव में मान लो वाटर प्रॉब्लम बहुत है। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है वाटर प्रॉब्लम। तो अब इसमें क्या है कि अगर
कोई मेमोरी लेवल की टीचिंग करता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग अगर किया स्टूडेंट को तो वो स्टूडेंट अब कैसे करेगा, और अगर रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग से अगर उस स्टूडेंट को इस काम करवाया जाए तो वो कैसे करेगा। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है, जनरली मैंने इसको क्लास आई थिंक लेक्चर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें कैसे, तो टीचर का क्या रोल होता है, तो टीचर जो है गांव में पानी की समस्या है ऐसा बोलेगा, बोलेगा ये बहुत गंभीर समस्या है और लगभग 80 टू 90% ऐसे लोग हैं जिनको ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फ्रेश रूप में अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब उसको एक फैक्ट्स दे दिया, बोला देखो ये प्रॉब्लम है। अब बच्चा उसे क्या कर लिया, याद कर लिया। अब बच्चा क्या याद कर लिया कि 80 से 90% पॉपुलेशन जो है जिनको ये प्रॉब्लम है, पहले ही याद किया, बोला उनको पीने का पानी नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस तरह का जो फैक्ट्स है उसके दिमाग में स्टोर हो गया। अब समझिएगा बात ध्यान से कि यानी ये उसके दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में जमा हुआ, उसके लिए ना उसकी कोई सजगता हुई, ना समाज के प्रति कुछ उसकी जवाबदेही तय हुई। लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग लेवल के टीचिंग से बच्चे को कैसे उसके पक्ष में और अवेयर किया जा सकता है। अब टीचर रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग करेगा, इसी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो पता है क्या बोलेगा, सबसे पहले जाके क्लास में जाएगा और टीचर बोलेगा पता है आप लोग इस गांव में देखो, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है। अब मामला है कि आखिर पानी की समस्या है क्यों, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि ऐसा हुआ कि बोरवेल सूख गया होगा इसीलिए पानी नहीं मिलता होगा, है ना, ये जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल बहुत नीचे चला गया है ना, तो ये होगा। अब बोलेगा इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर पानी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, तो इसकी वजह से बहुत अलग अलग बीमारियां हो सकती है, अलग अलग प्रकार के फिजिकल प्रॉब्लम जिससे बच्चे जो होंगे या वहां के लोग सफर करेंगे। तो रिलेशनशिप जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं, यानी सही मायने में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करेंगे, उसके कारण को बताएंगे, और उस कारण की वजह से जो वहां के लोगों में जो इफेक्ट होगा वो सब बताने की कोशिश की जाएगी। अब छात्र यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले कारण, सबसे पहले क्या समझा, वहां के बारे में समझा, क्या समझा, ये समझा कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम समझ में आया कि पानी की समस्या है। दूसरा उसका कारण समझा कि कारण क्या है, तो बोरवेल सूख गया होगा, ग्राउंड लेवल का जो वाटर होगा उसका ग्राउंड बहुत नीचे चला गया होगा, ये सब उसका कारण है। तीसरा कारण क्या है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, तो पानी नहीं होने की वजह से बहुत पेड़ पौधे मर जाएंगे, बहुत लोग गंदे पानी पीना पड़ेगा जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, बहुत अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो इस लेवल पे आई, यानी बच्चे को समझ में आया, लेकिन क्या बच्चा अभी कुछ रियल सॉल्यूशंस तक पहुंच पा रहा है, बोलोगे बिल्कुल नहीं। लेकिन यही चीज को सॉल्व करता है रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग। अगर कोई टीचर रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग कर रहा होगा तो इसे क्या करेगा, कैसे बताएगा, कैसे उसको पूरे अंदर तक फील को, अंदर में फील करवाएगा, तो सबसे पहले इसी सेम क्वेश्चंस को, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या तरीका होगा, वो जाके बच्चों को बोलेगा कि देखो बच्चों, इस गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या है, तो ऐसा समस्या तो हर गांव में होता है लेकिन यहाँ पे बहुत सीवियर है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा किस किस जगह में पानी गर्मियों के दिनों में कम हो जाता है, ठीक है। जरा आप बता सकते हो कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या तुमको ऐसा लगता है ना, क्या तुम इसका सॉल्यूशन खोज सकते हो, है ना। आप लोग अलग अलग सबको बता, अब सारे बच्चे को ऐसे पूछेगा तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना आंसर देंगे, टीचर उन सारे बात को नोट करेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे समझिएगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे क्योंकि उनको उस तरीके से डिजाइन किया गया था। यानी सबसे पहले वो प्रॉब्लम को गहराई से एनालाइज करेंगे, क्या कैसे एनालाइज करेंगे, हाँ, कि उनको कितना पानी चाहिए होगा, है ना, अगर पानी की कमी है तो उनको कितना पानी चाहिए। फिर ये वो ये सोचेंगे पहले इनको पानी कहां से मिलता था, यानी उसके सोर्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। फिर सोचेंगे आखिर ये प्रॉब्लम कब से हुई है ना, कब से हुई है, और तभी तो पता चल पाएगा कि क्या चेंजेस हुआ, चाहे एनवायरमेंट में, यानी क्या एनवायरमेंटल फैक्टर वहां पे देखने को मिलेगा, ये सब बातें वहां हो पाएगी। तो पहले स्टेप में ये चीजें करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर अब रिसर्च का काम आता है। वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको बताया जाएगा, वो इंटरनेट पे जाएगा, है ना, कि जहां पे और पानी की समस्या थी वहां के लोगों ने क्या किया, अलग अलग एक्सपर्ट से बात करेगा, हाँ, ये सब बताया जाएगा, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, कोई ऑफिशियल्स होते हैं, कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे बात करेंगे। अलग अलग विलेजेस में इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया ये सोचेगा, यानी केस स्टडीज करने की बात करेंगे। जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे बच्चों का एक टीम जाएगा, वो टीम जाकर उनको देखेगा। ये तो हो गया दूसरे लेवल में वो रिसर्च करने का तरीका, उसके बारे में पता करना शुरू किया। तीसरे लेवल पे क्या होगा,
तीसरे लेवल पर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा। तो उनमें जैसे क्या समझ में आया कि बरसात के पानी को स्टोर करने की बात सोचेंगे, जिसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाएगा, जमा किया जाएगा, एक तरीका होगा। दूसरा हो सकता है कि जो बोरवेल हैं उनकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल वाटर नीचे चला गया है तो हम क्या करेंगे, थोड़े उसके नीचे तक उसको खुदाई करना पड़ेगा। दूसरी ये सॉल्यूशन हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि एक ऐसा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए ताकि एक ही पानी को रीयूज किया जा सके। गवर्नमेंट के स्कीम्स का वहां पर क्या किया जाए, इंप्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स जो है वाटर जहां पे नहीं है उसके लिए करती है। और इस प्रकार से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा कि सब लोगों को वहां पर इन्वॉल्व किया जाएगा और ये चीजें बहुत इजीली सिखाया जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रोज क्या होते हैं, जैसे अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि खर्च करोगे तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है कि सस्टेनेबल होता है, यानी ये लंबे समय तक उस प्रॉब्लम को से छुटकारा दिला सकता है। इसमें कम्युनिटी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब बोरवेल की बात करेंगे तो बोरवेल एक क्विक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि अगर आज आप उसको और डीप तक खोदेंगे तो कल जाकर और डीप चला जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राउंड लेवल वाटर तो नीचे चला जाएगा, यानी क्विक सॉल्यूशन हो सकता है बोरवेल का, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं। ये वो इसके बारे में सोचें। अब गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात करते हैं तो ये एक लार्ज स्केल होगा और बहुत बड़ा स्कीम होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने की क्या होती है, संभावना होती है। अगले स्टेप में क्या होगा कि इन सारे जो अलग अलग इनको मिला, अलग अलग सॉल्यूशन मिला, चाहे वो बोरवेल का, गवर्नमेंट स्कीम का, सोशल का या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इनमें से सबसे बेस्ट वो खोजने की कोशिश करें, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिले। तो बेस्ट सॉल्यूशन उनमें से क्या सजेस्ट करेंगे, तो बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ पैरामीटर को रखने होते हैं, जैसे वो कितना सस्टेनेबल है, उसमें कितने खर्च आएंगे, कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या नहीं है। ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन होता है इंप्लीमेंट, कि जब आप उसे चूज कर लेंगे अब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आता है। अब सिंपल है, उसका इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी क्या किया जाएगा, एक तरीका लगाया जाएगा और इंप्लीमेंटेशन के बाद उसके रिजल्ट को टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाएगा। तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को देख रहे हो कैसे आइडेंटिफाई किया गया, उसके बारे में जानकारी निकाला गया ग्राउंड पे जाके, उसके बाद उसके बारे में क्या क्या प्रोज, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब कुछ पता चला। फिर अलग अलग मेथड्स मिले, उन मेथड में से बेस्ट मेथड को चुना गया, उस चुनने के लिए भी हमने बहुत अलग अलग कंडीशंस रखे, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट किया गया। और ये होता है वास्तविक शिक्षा, रियल एजुकेशन, ये होता है। अब आपको लगता होगा ये तो बहुत ब्रॉड लग रहा है, जी बिल्कुल ब्रॉड नहीं है, इसके लिए एक सेटअप लगाया जाता है। मैंने तो आपको एक रियल प्रॉब्लम बताया है, तो आपको फर्क समझ में आया कि नहीं आया, कि मेमोरी लेवल में हमने क्या बताया, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बताया, यानी कुछ फैक्ट्स बता दिए, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने वहां पे बच्चों को दी, थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया। लेकिन जब बात रिफ्लेक्टिव लेवल की आती है तो बच्चों ने खुद इसको सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को इंटरनेट से, यहां से वहां से, लोगों से बात करके, अलग अलग इंडिविजुअल से बात करके रिजल्ट को निकाला। तो देखिए यहां पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है, यही बड़े बड़े आईआईटीज, एनआईटीज में इसी तरीके की शिक्षा दिलाई जाती है, ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए और अपने आप को क्या कर पाए, बहुत इजीली समझ पाए। अब हम लोग इसके हाई लेवल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ताकि रिफ्लेक्टिंग लेवल को और ज्यादा शार्प किया जा सके। तो जैसा आप जानते हो कि ये टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। आप बोलोगे कि क्यों सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसलिए सबसे हाईएस्ट लेवल हो जाता है क्योंकि यहां पे मैक्सिमम कॉग्निटिव एंगेजमेंट मिलता है, यानी सबसे ज्यादा दिमागी रूप से आप एक्टिव रहते हो, सोचते हो कहां से इंफॉर्मेशन लेना है, कैसे लेना है, ये मतलब माइंड सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। दूसरी, अगर आप लर्निंग पिरामिड की बात करोगे तो लर्निंग पिरामिड में सबसे नीचे होता है मेमोरी लेवल, बीच में होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और सबसे ऊपर में होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो पिरामिड में भी इसको सबसे ऊपर रखा गया है। तीसरा, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, कोई इसके अंदर निर्देश नहीं देता ऐसे करो वैसे करो, हाँ मदद करता है, उसको हेल्प करता है टीचर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो क्लासरूम होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, यानी पूरी रचनात्मक आजादी होती है, यहां पर पहले से कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता इस लेवल की टीचिंग।
जैसे आपको मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया था कि जब आप मेमोरी लेवल में थे तो सिर्फ और सिर्फ नीचे लेवल, जिसे बोलते हैं रिमेंबर, वहीं तक हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे, वहीं तक की नॉलेज आपको मिलती थी। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में आए थे तो आप अंडरस्टैंड, अप्लाई और एनालाइज, ये मिडिल लेवल के 3 जो है वहां तक पहुंचा था। जबकि अगर आप बात करोगे रिफ्लेक्टिंग लेवल में तो यहां पे आपको जो है सो टॉप 3, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, इस लेवल की इंडिकेशन दी जाती है। यानी आपको पहले एनालाइज करवाया जाता है, उसके बाद उसको इवैल्यूएट कराया जाता है, और इवैल्यूएट करने के बाद एक नया सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला तरीका पूरा बताया। तो आई होप कि आपने देखा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो अलग अलग लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो 6 लेवल पे होती थी। इसमें सबसे लोअर लेवल पे होता था मेमोरी लेवल, मिडिल में आता था अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे हायर लेवल में जैसे एनालाइज, अप्लाई और क्रिएट जो होता है, ये 3 चीज जो होती है वो जनरली ब्लूम्स के हायर लेवल के लेवल्स हैं। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग में इसका यूज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये होती है कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, सिर्फ प्रॉब्लम पर सेंटर होता है, इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आज दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं वो लोग एजुकेशन को इसी लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिनलैंड हो या इस तरह के देश में, वहां पे प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है या तो वर्चुअली या फिर रियल, और उसको सॉल्व करवाया जाता है। और सॉल्व करवाने में जितनी तरह की प्रॉब्लम आती है उन चीजों को उसी तरीके से उसके अंदर सिखाया जाता है। यानी हर एक कंसेप्ट जो है, ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में हर एक कंसेप्ट प्रॉब्लम से शुरू होता है। यहां पर ये पढ़ो, ये याद करो नहीं, यहां होता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब बोलोगे कि बड़े लेवल के क्वेश्चन दे दिए, नहीं, हर एक लेवल से स्टार्ट होता है, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। यानी इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कराया जाता है। यानी बच्चा सबसे पहले समस्या की पहचान करेगा कि समस्या है क्या, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, यानी बहुत गहराई से उस पर विश्लेषण करेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और हुआ तो कैसे हुआ। ये दो चीजें जब बच्चे को पता चलता है तब उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है, समाधान निकालता है कि उसको कैसे हल किया जाए। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, उन सारे ऑप्शंस में जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट, उसको वो क्या करता है, ग्रैब करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो स्कूल में वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है और आजकल स्कूल में देखने को मिलता है, तो इसमें छात्र को क्या करना होता है। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में टीचिंग करवा रहे, सॉरी अरे रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग करवा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा कि प्रॉब्लम को बहुत डीपली एनालाइज करेगा कि कितना वेस्ट होता है। सबसे पहले तो कितना वेस्ट है, ये वेस्ट आ कहां से रहा है, दूसरी बात ये होगी ना। फिर क्या, किस किस टाइप का ये वेस्ट है, उसको सिग्रीगेट करेगा, जैसे सूखा है ना, गीला है, या फिर ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस प्रकार से उसको क्या करेगा, अलग अलग करेगा। और उसके बाद वो देखेगा कि इससे इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेगा, वो मैनेजमेंट करेगा। यानी फिर सॉल्यूशन खोजेगा ना कि इनका क्या करना है। लेकिन जैसे उस वेस्ट का क्या रिसाइकल करना है, क्या रिसाइकल मतलब फिर रीयूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका कंपोजिट कर सकते हैं उसको, यानी उसको सड़ा गला के एक मैन्योर बना सकते हैं क्या। वेस्ट को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, जो वेस्ट निकल रहा है उसको रिड्यूस करने का तरीका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा। कहने का मतलब जो वहां के लोग होंगे उनको उनमें इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियसली है कि वो जो वेस्ट जो है वो कम से कम फैलेगा और वो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, एक बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे, और उसको बताएगा कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट है और क्यों है, ये भी बताएगा रीजन, दूसरा बताएगा ये बेस्ट है, ये रीजन है। सबको एनालाइज करके, यानी सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, फिर उस पर एनालिसिस हुआ, फिर सॉल्यूशन हुआ, और यही फ्लो चलते रहता है इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये जो लेवल की टीचिंग होती है ये रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड होती है। आप देख ही रहे होंगे, यानी रिलेटिव लेवल में छात्र रिसर्चर बन जाता है। जनरली रिसर्चर लेवल की जो टीचिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, ऊपर लेवल से स्टार्ट होती है। हम जब पीएचडी करते हैं वहां पे रिसर्च की बात होती है, लेकिन हम चाहें तो इसे पहले से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी रिसर्च करना जो हो जाता है इस लेवल की टीचिंग में एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को याद कराना इसेंशियल होता है, समझ रहे हो। अब इसमें छात्र का क्या रोल होता है, इस रिसर्च या एक्सप्लोरेशन में छात्र का क्या रोल होता है, तो छात्र जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं, यानी एक्टिवली रिसर्च करते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं,
फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसपास से डेटा को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को जुटाते हैं, और जब इतना हो जाता है तो अलग अलग अप्रोच को क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। एक अगर काम नहीं किया तो दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करते हैं, दूसरा नहीं किया तो तीसरा करते हैं, और कभी कर भी लिया तो भी चौथा करते हैं, ताकि सबको ट्राई किया जा सके और लास्ट में जो बेस्ट रिजल्ट है, जो है ना, जो बेटर पॉसिबिलिटी जिसकी है, उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने का अलग अलग सोर्स क्या हो सकता है, अलग अलग सोर्स होता है, जैसे बुक है, इंटरनेट से कर सकते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो उनसे बात कर सकते हैं, कुछ लोगों से इंटरव्यू लेकर आप बात कर सकते हैं, और आप लोग भी बच्चों जो मिलकर के क्या करते हैं, वो डायरेक्ट किसी से ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि यह काम कैसे करेगा, ये चीज को देखा जाता है, खुद से एक बार वो टेस्ट करके देखते हैं, फिर डेटा को, जो टेस्ट करने के बाद जो डेटा मिला उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और फिर उस कंक्लूजन को एविडेंस बेस्ड निष्कर्ष के रूप में क्या करते हैं, अपने आप में यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर रिसर्च करना हो, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर रिसर्च करना हो तो क्या होगा, कैसे होगा, उसमें एक छात्र क्या करेगा, तो एक छात्र सबसे पहले क्या करता है, बुक पढ़ेगा। बुक के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। अब जब बुक में पढ़ा, जो चीज सीखा, अब वही चीज में जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसको फील होगा, उस प्रॉब्लम को जाके जाके फार्मर से बात करेगा, यानी फार्मर के बाद प्रैक्टिकली उससे नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। एक्चुअल फार्म में भी जा सकता है, वो जहां पे खेती होती है वहां जाके बात करेगा। उसके बाद उतना इन्फॉर्मेशन लाने के बाद वो अलग अलग तरीके से ट्राई करेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करेगा, अलग अलग तरीके से अपना नॉलेज होगा, तो अलग अलग उसके पास सोल्यूशन आएगा ना। अब उन सबको क्या करेगा, ट्राई करेगा, और हर एक ट्राई करने के बाद जो डेटा मिलेगा उन सबको रिकॉर्ड करेगा, और लास्ट में एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकालेगा। यही होता है रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, यानी जो मेमोरी लेवल में नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार का रिजल्ट और एनालिसिस जो होता है सिर्फ रिफ्लेक्टिंग लेवल में होता है। तो जब भी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, ये रिफ्लेक्टिंग लेवल में होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल पे नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके अलावा जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है, इन दोनों को ये इंक्लूड करता है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले कहने का मतलब है, अगर आप घर में खाना किसी के यहाँ बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसके घर में पहले रॉ मटेरियल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल नहीं है, वो खाना बना लिया, है ना। इसी तरीके से अगर आप रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग उसको करवा चुके होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके पास वो नॉलेज होगा। क्योंकि जब वो किसी फैक्ट के बारे में उसके पास नॉलेज होगा, इसका मतलब उसको मेमोरी लेवल की टीचिंग होगी। उसमें क्यों और कैसे की बात अगर होगा, वो क्यों हुआ और कैसे होगा, तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी उसको नॉलेज होगा। इसके बाद ही वो रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। वैसे भी मैंने आपको पिरामिड के अंदर बताया था कि सबसे पहले किसी के अंदर मेमोरी लेवल की जो होता है, यानी फाउंडेशन जो होता है, जब भी आप फाउंडेशन एजुकेशन की बात करोगे तो मेमोरी लेवल की टीचिंग ही वहां पे सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वहां पे आप रिफ्लेक्टिंग लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाना जो होता है वो नामुमकिन सा होता है। लेकिन अगर मेमोरी लेवल की कुछ चीजें उसके पास आ गई है तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज करना सिखाने लगते हैं, और वहां से उसको थोड़ा और ब्रॉड बनाया जाता है। और फिर जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तब हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग करते हैं। आजकल ज्यादातर स्कूल में क्या होता है कि लोग मेमोरी लेवल तक पढ़ाते हैं, और ऐसा करते करते थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचते पहुंचते बेचारा पूरा जिंदगी पढ़ लेता है, और उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। उसका भुगतान मैं भी हूं, क्योंकि हम लोग इस लेवल को बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि टीचर जो है आजकल इसी लेवल पे बनते हैं, उन लोग पढ़ते ही नहीं थे इस चीज को, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं होता। यानी ये काम कैसे करता है तीनों, ये भी मैं आपको चाहूं तो मैं बता सकता हूं कि मेमोरी लेवल में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बेसिक फैक्ट को याद करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है, बहुत सारे डेफिनेशन उसको पता हो जाता है, और जनरली बहुत सारे जो टर्म होते हैं ना वो उसके दिमाग में चल जाता है। लेकिन अब इसके बाद जब ये सारा इंफॉर्मेशन होने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होना शुरू होता है, उसे कंसेप्ट को समझने का मन करता है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग वहां पे काम आती है। कोई सारे प्रिंसिपल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को प्रोड्यूस कराता है, तो ये सब चीजें यानी प्रिंसिपल को समझने में हेल्प करता है। रिलेशनशिप, एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से कैसे रिलेट है, ताकि कम से कम हम चीजें हमें याद करनी पड़े। ठीक है, ये सब चीजें यहां सीखते हैं। कॉज इफेक्ट वगैरह भी हम लोग यहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों चीजें आपके पास हो जाती है तब असली प्रॉब्लम शुरू होता है, और वो होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल पर। यहां पर सबको कंबाइन करके एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यहां किसी का आइडिया चोरी करना नहीं, नया आइडिया जनरेट करना होता है।
इनोवेटिव अप्रोच को सोचना होता है और एक यूनिक पर्सपेक्टिव जो होता है लोगों को देना होता है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है ना, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरी लेवल से क्या करना पड़ेगा? नहीं, जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसमें तीनों लेवल कैसे यूज करोगे? तो इसके लिए क्या होगा कि मेमोरी लेवल में सबसे पहले आप पॉल्यूशन के बारे में जानोगे ना, कि पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, है ना? ये डेटा पता करना होगा कि नहीं करना होगा, गवर्नमेंट गाइडलाइन को जानना होगा कि नहीं जानना होगा। यानी ये चीजों को आप समझते थोड़ी हो, डायरेक्टली कहीं से डेटा को कलेक्ट करते हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में पुट करते हो। तो ये क्या हुआ? यही तो होगा मेमोरी लेवल का। अब देखो, जैसे आपने वो लिया, अब वो इकोसिस्टम कैसे काम करता है, पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, क्लाइमेट फैक्टर कौन कौन से होंगे जो उस पर डिपेंड करेंगे, ये भी आप अगला प्रॉब्लम आपको ये होगा। तो इन चीजों का नॉलेज अगर आपको चाहिए तो टीचर को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा भी, यानी मेमोरी लेवल पे भी टीचर पढ़ा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी टीचर पढ़ाएगा। यहां के बाद टीचर रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, रुकना नहीं है, इसी के बाद अब आगे बढ़ना है रिफ्लेक्टिंग लेवल के ऊपर। और ये क्या करता है, तीनों को कंबाइन करता है और उनसे जो भी चीजें अब उनका यूज करता है, जो भी मेमोरी लेवल में सीखा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखा, अब उसको क्रिएट करने के लिए उन सारे नॉलेज को यहां पर यूज किया जाता है रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग के अंदर। जो रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग होती है ये क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस्ड होती है। अब बोलोगे कि क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस्ड क्यों होगा, कैसे होगा? अच्छा, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक, और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, यानी आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच पर डिपेंडेंट होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल से दोनों तरह के जो सोच होते हैं वो डेवलप होते हैं। कहने का मतलब एक अल्टीमेट थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। अब बोलोगे क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या था? वैसे मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था पहली क्लास के अंदर, फिर भी मैं बताता हूं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या होता है। आप क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे क्या? जैसे किसी ने बताया कि राम ने रावण को मारा, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? क्या ये सच है? अगर सच है तो इसका एविडेंस क्या है, किसने इस बात को प्रमाणित किया, क्या एजम्पशंस माना गया है? ये सारी चीजें क्या होती है, पूछी जाती है। कब? जब आप क्रिटिकल थिंकर होगे तब। जैसे ये चीजें पूछोगे फिर आप एविडेंस चेक करना शुरू करोगे। जैसे किस तरीके से एविडेंस करोगे कि जो उसने बताया क्या वो वेरीफाइड है, जिस सोर्स का वो हवाला दिया जा रहा है क्या वो सोर्स रिलायबल है, क्या किसी बायस तो नहीं है, यानी कोई किसी से प्रेरित है और बोल दिया, ऐसा बायसनेस तो नहीं है, क्या अल्टरनेटिव्स हैं इसके, मतलब इस सोर्स को जानने के और भी कोई अलग बेसिस हो सकते हैं क्या? उसके बाद आदमी एनालाइज करता है, कैसे कि ये सही है या नहीं है, इसमें कितना पार्ट सही है, कितना पार्ट रॉन्ग है, इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, क्या लिमिटेशन है, किस लेवल तक इसे सच माना जाए, ये सब कुछ सोचा जाता है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर नए आइडियाज हैं, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन मिलते हैं और अलग अलग इनोवेशन मिलता है। कहने का मतलब क्या ये यूनिक है, क्या अभी तक नहीं मिल पाया, इस तरीके का कोई ब्रेकडाउन आइडिया नहीं मिल पाया है। तो ये सब चीज जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हम लोग सीखते हैं और पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ट्रैफिक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हेल्प करेगा आपको? जैसे अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या ये सच में प्रॉब्लम है या जस्ट एक सिम्टम्स है, ऐसा ये पता करना। जब ये पता चल जाएगा तो फिर आप उसके रूट कॉज को जानोगे। जैसे पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, या गलत प्लानिंग की वजह से हो रहा है, ये सब आप जानोगे। जब जानने के बाद आप एविडेंस को देखोगे और देखोगे आखिर जो इसके पक्ष में या विपक्ष में जो एविडेंस है उनका क्या निचोड़ है, वो क्या कहना चाहता है, और उसके बाद कौन कौन से सॉल्यूशन ट्राई करोगे, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है? क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर हम कौन कौन से डायमेंशंस के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम ऐसा करें या ऐसा अप्रोच ट्राई करें तो क्या होगा, क्या कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या पहले किसी ने ऐसा किया है या नहीं, या तो इनोवेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है बात को जी? यानी दोनों को कंबाइन करने से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, मिल पाती है। यानी यहां पर कोई नए सॉल्यूशन नहीं, एविडेंस बेस्ड प्लस इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलता है। कहने का मतलब आप जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, आप यहाँ पे एविडेंस पे बेस्ड सोचते हो और इनोवेशन पे बेस्ड सॉल्यूशन को क्या करते हो, मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है वो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस्ड होती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये लर्नर सेंट्रिक और ओपन होता है। कहने का मतलब ये क्लोज नहीं होता, यानी इस लेवल पर लर्नर सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी छात्र जो होता है वो सेंटर में होता है और टीचर जो होता है वो बैकग्राउंड में होता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर लर्नर जो है वो के ऊपर फोकस किया जाता है,
लर्नर जो होता है एक्टिव होता है, यानी छात्र जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, वही इनमें बेसिक पार्टिसिपेंट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे काम और प्रॉब्लम आगे बढ़ता है धीरे धीरे। लर्नर डिसाइड करता है और खुद कंक्लूजन निकालता है। टीचर का रोल सिर्फ गाइड का है, सपोर्ट करता है, लेकिन डिसाइड नहीं करता। डिसाइड करने में सारी भागीदारी जो होती है वो किसकी होती है? लर्नर की होती है। ये ओपन और इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में ये चीजें होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो क्या होता है? ओपन होता है। ओपन करने का मतलब यहाँ पे नए नए आइडियाज आप सोच सकते हो, नए आइडिया को आप क्या प्रपोज कर सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप इसको सोचते हो, और कोई टैबू टॉपिक नहीं होता है कि हाँ ऐसे मानना है ऐसे मानना है, सब आप जो है वो फील्ड में करके देख रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन को इनकरेज किया जाता है, यानी सवाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है हमेशा बच्चों को। उनको हमेशा कहा जाता है कि आप सवाल पूछो। मैं भी कहता हूं ना आपको कि अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लेकिन आप नहीं पूछते, क्योंकि आप भी जो हो वो क्या हो? पैसिव नहीं, पैसिव लर्नर हो। आप मेमोरी लेवल से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे मेमोरी लेवल से ऊपर, है ना? तो आपको भी अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालना है। इसमें रिस्क टेकिंग सब जो होती है वो बढ़ती है, यानी जोखिम लेने को यहाँ पे समर्थन किया जाता है। इन्हें कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा। बड़े बड़े जो आज देश डेवलप हुए हैं उनमें रिस्क टेकिंग को सपोर्ट किया गया है। फेल हो सकते हो, लेकिन आपको बार बार ट्राई करने के लिए बताया जाता है। हर फेल्योर एक लर्निंग होता है, ऐसा बताया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर बार आप क्या करो? एक नया एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि यहां मिस्टेक को लर्निंग की नया अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं। गलती करना एक नॉर्मल बात होता है, लेकिन एरर करेक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं? रियल ग्रोथ को अचीव करते हैं। यहां प्रॉब्लम जो होता है ना, यानी एक तरीके से कहें तो ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। जिस तरीके से कि आप लोग साथ में काम करो, मिलके 4 लोग 5 लोग ग्रुप में बनो, पीयर लर्निंग्स को प्रमोट किया जाता है, ताकि टीम में काम करने से सबका स्ट्रेंथ मजबूत होता है, सारे लोग जो है वो क्या होते हैं? डेवलप। क्या नहीं करना चाहिए इस? तो यहां पे सिर्फ शांत रहो, सुनो, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। गलती बुरा है, जैसे बहुत गलत कर रहे हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? फिक्स आंसर ही सही है। आजकल एक सबसे बड़ा रूल होता है कि जो मैंने लिखाया है आपको वही लिखना है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अलग सोच, उसको गलत मानते हैं टीचर, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आइडिया को शेयर करने की अनुमति देना चाहिए, सवाल पूछने के लिए इंकरेज करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि गलती करो और उस गलती से सीखो। एक नया पर्सपेक्टिव अगर कोई बताता है तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसे खुलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो था कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ने आपको रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग को और शार्प कर दिया होगा। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग को करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलप इनसाइट इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि विकसित करना पहला ऑब्जेक्टिव होता है। यानी छात्र को प्रॉब्लम को गहराई से समझने की इंसाइट डेवलप होती है। कैसे? क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम को डेप्थ लेवल पर देखना है। समस्या आसान नहीं है, बहुत गहरा होता है। रूट कॉज जो होता है, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे, यानी मेन कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, रूट कॉज को ढूंढा जाता है। जो रिलेशनशिप्स हिडन होते हैं, नहीं दिखाई देते बाहर से, उसको ढूंढना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं, यानी इसके पीछे के जो प्रॉब्लम छिपे होते हैं, उनको क्या करना? निकालना जाता है। एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे, एक प्रॉब्लम है जी। तो सरफेस लेवल पे आपको सोचना है। कोई सरफेस लेवल पे क्या सोचता है? अरे बहुत बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जगह नहीं था, टीचर नहीं था, दिस दैट, ये ऊपर लेवल पे था। लेकिन अगर कोई डीप लेवल पे सोचता है तो कैसे सोचेगा? कि शिक्षकों की सीमित ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट जो हैं, टीचर के पास बहुत पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है, जिसके वजह से स्टूडेंट के पास हाई लेवल का स्ट्रेस होता है। करिकुलम ही जो है इनकॉर्पोरेट है, मतलब इनएप्रोप्रिएट है, यानी सही लेवल का, जिस लेवल पे करिकुलम को डिजाइन कर दिया वो डिजाइन नहीं है। दूसरा, बहुत सारे फैमिली लोग भी क्या करते हैं? सपोर्ट नहीं करते, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, हमने भी पढ़ा था, देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटर सिस्टम जो होता है स्कूल में डेवलप्ड नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये डीप एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा होता है कि डेवलप रिलेशंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
कहने का मतलब तार्किक और आलोचनात्मक सोच जो होता है विकसित करना, ये दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है। यानी छात्र को लॉजिकली सिखाया जाता है, रेशनल अप्रोच यानी तार्किक दृष्टिकोण विकसित होती है कि ये साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग प्रमाण पर आधारित होता है, यानी कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। जैसे कोई थ्योरी अगर आपके सामने आया तो आप सबसे पहले देखो इस थ्योरी को किसने दिया, प्रूव किसने किया है। और जब प्रूफ जो सोर्स दिखा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, क्या ये रिलायबल है, जिस सोर्स से हम इस प्रूफ को देख रहे हैं क्या वो सोर्स रिलायबल है। तो इसी तरीके से क्वेश्चनिंग माइंडसेट भी डेवलप होता है, यानी सवाल पूछने की मानसिकता। बहुत लोग ये होते हैं कि अगर टीचर ने कुछ बता दिया तो ब्लाइंडली उसको मान लेते कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन बिना सोचे समझे इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये सिखाता है। हर क्लेम को टीचर उसको पढ़ा रहा है, हर क्लेम को वो वेरीफाई करना चाहता है और करने की टेंडेंसी यहां डेवलप होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव तो और पावरफुल है, क्योंकि ये छात्र को किसी पे डिपेंड रहने के लिए नहीं सिखाता, वो उससे इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए दिखाता है। यानी ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करने के मायने क्या है? इसका मायने ये होता है कि किसी की बातों का अनुकरण नहीं करना होता, यानी वो हर चीज को खुद ही वेरीफाई करना चाहता है। अपने लॉजिक से वो डिसाइड करता है कि ये बात सही है या गलत है। हाँ, उस लॉजिक को सोचने में टीचर उसको मदद करता है, अपना अलग कंक्लूजन निकालता है। हर एक बच्चे का अलग अलग कंक्लूजन होता है। छात्र को सही डिसीजन लेने की क्षमता आती है। यह भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है इसको पढ़ाने का, कि बच्चे जो है वो सही डिसीजन ले पाए, यानी ऑप्शन को एनालाइज करना, यह सब सही है या गलत है, ताकि सही ऑप्शंस को वो क्या कर पाए, चूज कर पाए। उसके प्रोस एंड कॉन्स को समझ पाता है कि क्या ऑप्शन में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और जितने अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि छात्र इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको चूज करना है और किसको हटाना है, छोड़ना है। इसके और भी कई ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंदर यह इनेबल किया जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे हो, यानी ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को क्या करता है, प्रमोट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये हाइपोथेसिस कैसे बनता है? हाइपोथेसिस होता है ना कि जैसे किसी ने कुछ बताया, बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, है ना, मतलब वो अपने आप में एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया। अब उसके बाद उसके रिजल्ट को देखेगा, कंक्लूजन देखेगा, फिर एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ उस हाइपोथेसिस को आगे सही करने की कोशिश करेगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा कि ये डेवलप करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी विचलनशील सोच को विकसित करता है, यानी कोई फिक्स थिंकिंग नहीं होती। हाँ, आप सोच में आपको अगर एविडेंस बदल गया तो आपकी सोच भी बदल जाती है, यानी ये प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढता है। अगर ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती तो सिंगल सॉल्यूशन पे हम अटक जाते। डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से हम मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं। क्या होता है इसके अंदर, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, कई संभावनाएं से वो उसको सोचता है और अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अलग अलग अल्टरनेटिव्स वो ढूंढ पाता है। सही मायने में बोले तो बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, और ये चीजें डेवलप करने का काम रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग करने से लिए ये ऑब्जेक्टिव पहले से तय होता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बताया था सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रोड बनाओ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके रूट को ठीक करो, बढ़िया रूट बनाओ, ट्रैफिक मैनेजमेंट को बढ़िया करो, है कि नहीं, प्राइसेस को कम करो ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा करें, और व्यवस्था ठीक ठाक करो, साइकिल जाने वाला अलग से पाथ बनाया जाए, ये पता करो कि पीक आवर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस समय में ज्यादा भीड़ होती है उसको मैनेजमेंट करने का तरीका निकाला जाए, और ऑल्टरनेटिव रूट्स को ढूंढा जाए। यानी प्रॉब्लम एक था ना कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कितने सॉल्यूशन मिल गए, 8 सॉल्यूशन। यही होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ में आया आप लोगों को जी? अब सबसे मायने बात यह है कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में क्लासरूम का इन्वायरमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा क्लासरूम होना चाहिए, तभी तो इसके लिए 4 मेन रिक्वायरमेंट होता है। यानी अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग कराना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल क्लासरूम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और ये 4 रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप इस लेवल की टीचिंग बहुत आसानी से करा सकते हैं। पहला होता है ओपन एंड इंडिपेंडेंट, खुला और स्वतंत्र, यानी क्लासरूम ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नए आइडियाज का स्वागत हो, यानी नए नए आइडियाज वहां पर आ जाए। ऐसा नहीं कि चारों तरफ टाउन है, दुकान और बीच में क्या हो गया, छोटा सा स्कूल है, नहीं। कैसा होना चाहिए,
कोई प्री डिसाइडेड आंसर नहीं हो, सिर्फ ऐसा ही है ये भी नहीं हो, उसे अलग अलग सोचने के लिए जगह देना चाहिए, समय देना चाहिए, अलग अलग ओपिनियन को पॉसिबल है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आंसर तो उसका स्वागत करना चाहिए एंड फ्रीडम को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग जी? कैसा नहीं होना चाहिए भाई, तो रिजिड रूल नहीं होना चाहिए, केवल यही सही है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट आइडियाज गलत है, ये बात भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है प्रश्न करने को प्रोत्साहित करें, यानी बच्चे को प्रश्न करने देना चाहिए। एक गुड टीचर का यही बात होता है, जबकि बैड टीचर क्या करते हैं, सीधे बोल देगा चुप रहो, गलत सवाल तुम पूछ रहे हो, ऐसे नहीं पूछना है, ध्यान दो, सवाल मत पूछो, मैं सवाल पूछूंगा तुम जवाब दे सकोगे क्या, ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, गलत टीचर हैं, ऐसा करने से बचना चाहिए। सपोर्ट रिस्क टेकिंग, यानी जोखिम लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। यानी क्यों? क्योंकि बच्चे फेल्योर से सीखते हैं। ये सपोर्ट कैसे करते हैं? गलती करो और सीखो। फेल्योर एक स्टीपिंग स्टोन है, या फेल्योर से हम क्या सीख सकते हैं? ट्रायल एरर जो है, थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एरर का थ्योरी दिया था वो यहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और एक लास्ट जो सेंटेंस होता है कि सहयोगी यानी प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये चार चीजें आप अगर देते हो तो आप रिफ्लेक्टिंग लेवल की टीचिंग आसानी से करा सकते हो, यानी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ में एक समस्या को भी सॉल्व करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, अपना नॉलेज को भी वो शेयर करते हैं। समझ आ पा रहा आप लोगों को जी? बिल्कुल। तो आज के क्लास में इतना ही है, अगले क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके सेकेंड पार्ट को, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं इसके दूसरे पार्ट में कराऊंगा, इसके अंदर इसको करने के लिए, इस लेवल की टीचिंग को अचीव करने के लिए मैं 8 अलग अलग प्रूवन मेथड बताऊंगा कि इस कौन से मेथड यूज करें ताकि इसको किया जा सके। टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, स्टूडेंट की क्या भूमिका होगी, एंड इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस लेवल की टीचिंग में, और बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब कुछ मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो तैयार रहिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना है और इसी तरीके से सीखते रहना है। हाँ, थोड़ा हमारा मुझे भी सपोर्ट करिएगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या आपने या आपके टीचर ने आपको इस लेवल की टीचिंग कराई है। मैं सबका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक।